हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक चिंतन के विषय में। महात्मा गांधी हम सब के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत सुपरिचित नाम है और गांधी आज भी जीवित है नाना देशों में नाना व्यक्तित्वों के रूप में। भारतीय नागरिकों के लिए ये राष्ट्रपिता है, महात्मा है, जैसा कि उन्हें उपाधि प्रदान की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रपिता की, और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई थी उन्हें। यानी गांधी राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, इसलिए नहीं केवल कि उन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया और सफलतापूर्वक आंदोलन चलाकर अंग्रेजों की गुलामी से भारत देश को मुक्त कराया, बल्कि इसलिए भी कि गांधी का व्यक्तित्व स्वयं में एक संदेश है दुनिया भर के लोगों के लिए। गांधी ने जो जीवन दर्शन दिया, उसने दुनिया के हर क्षेत्र को प्रभावित किया। और आज स्थिति यह है कि यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्था गांधी के जन्म दिवस को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाती है। गांधी ऐसी शख्सियत है जिन पर इतने वर्षों बाद भी रिसर्च चल रही है, शोध चल रहे हैं, नाना क्षेत्रों में शोध चल रहे हैं। उनके जीवन दर्शन को लेकर, उनकी जो जीवन शैली थी उसको लेकर, उनके जो वैचारिक आयाम थे उनको लेकर, और समसामयिक दौर में जितनी भी समस्याएं दुनिया के सामने दिखाई दे रही हैं, चाहे वो पर्यावरण का संकट हो या युद्ध, मानवीय आपदा, आतंकवाद, ये सब समस्याएं हैं। इन सभी का समाधान कहीं ना कहीं गांधीवादी दर्शन में, गांधीवादी चिंतन में, गांधीवादी जीवन शैली में ढूंढने का प्रयत्न किया जा रहा है। जहां तक गांधी के राजनीतिक चिंतन की बात है, गांधी पारंपरिक अर्थ में कोई राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे, बल्कि जैसा कि प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी ने कहा कि गांधी राजनीतिज्ञों में संत और संतों में राजनीतिज्ञ थे। यानी एक ऐसे संत थे गांधी जिन्होंने राजनीति में प्रवेश करके राजनीति की गंदगी को दूर करने की कोशिश की, राजनीति को धर्म युक्त, नैतिकता युक्त, भ्रष्टाचार से मुक्त बनाने की कोशिश की। गांधी कहते हैं कि धर्म विहीन राजनीति मृत्युजाल के समान है। आज हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता की बात कही जाती है कि राज्य में, राजनीतिक जीवन में धर्म का कोई रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन गांधी इसके जस्ट अपोजिट ये कहते थे कि जब तक धार्मिक मूल्यों को राजनीतिक जीवन में समाहित नहीं किया जाएगा, जब तक हमारे राजनीतिज्ञों का आचरण, आम जनता का आचरण नैतिक मूल्यों से प्रेरित नहीं होगा, तब तक राजनीति की गंदगी को, राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर नहीं किया जा सकता। तो वो धर्म का अर्थ पंथ के रूप में नहीं लेते, पूजा पाठ की पद्धति के रूप में नहीं लेते, कर्मकांडों के रूप में नहीं लेते, बल्कि धर्म से उनका मतलब उन धार्मिक मूल्यों से है जो मूल्य मानवतावादी मूल्य है, मानवता के लिए जरूरी है, मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए जरूरी है। और इन आध्यात्मिक मूल्यों का शिक्षण हर पंथ में, हर धर्म में
दुनिया के जितने भी धर्म है सभी में समान रूप से दिया गया है। इसलिए गांधी एक ऐसी राजनीति की कल्पना करते हैं जो धर्म से युक्त होगी, धर्म विहीन नहीं होगी। तो संतों में राजनीतिज्ञ हैं और राजनीतिज्ञों में संत हैं। राजनीति को अपने कर्म क्षेत्र के रूप में उन्होंने चुना, लेकिन पारंपरिक राजनीतिज्ञों की तरह उनका दृष्टिकोण नहीं था, उनके तरीके नहीं थे। गांधी साध्य के साथ साथ साधन की पवित्रता में भी विश्वास रखते थे कि मनुष्य को व्यक्तिगत जीवन में या सार्वजनिक जीवन में जो कुछ भी लक्ष्य हासिल करना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का तरीका, रास्ता नैतिक होना चाहिए, अनैतिक नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ मैकियावेलियन पॉलिटिक्स है, जिसमें यह बताया जाता है कि साध्य इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन जो भी अपनाए जाए, चाहे वो नैतिक साधन हो या अनैतिक साधन हो। तो गांधी को राजनीतिज्ञों में संत और संतों में राजनीतिज्ञ कहा श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी ने। यानी गांधी एक ऐसे राजनीतिज्ञ थे, राजनीति को उन्होंने अपने कर्म क्षेत्र के रूप में चुना, लेकिन उनकी जो राजनीति थी वो धर्मयुक्त राजनीति थी, नैतिक सिद्धांतों पर आधारित राजनीति थी। यहां पर ये जान लेना चाहिए आपको कि राजनीति में हर युग में दो धाराएं रही हैं। पहली धारा गांधीवादी धारा और दूसरी मैकियावेलियन धारा। मैकियावेलियन धारा ये कहती है कि जीवन में लक्ष्य महत्वपूर्ण है, खासतौर से राजनीतिक जीवन में शासकों के लिए राज्य की सुरक्षा, राज्य की समृद्धि, राज्य की शक्ति ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनको प्राप्त करने के लिए अगर अनैतिक साधन का सहारा भी लिया जाता है तो वो भी जायज है। इसके जस्ट अपोजिट गांधी ये मानते हैं कि साध्य तो पवित्र होना ही चाहिए, लक्ष्य तो अच्छा होना ही चाहिए, चाहे व्यक्तिगत जीवन का लक्ष्य हो या सार्वजनिक जीवन का, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन भी अच्छे होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, नैतिक होने चाहिए। तो इस अर्थ में गांधी राजनीतिज्ञों में संत थे और संतों में राजनीतिज्ञ थे। यानी उनका व्यक्तिगत जीवन एक संत के रूप में था, एक महात्मा के रूप में था, लेकिन ऐसा संत जो राजनीतिक जीवन की बुराई को दूर करने के लिए राजनीति में प्रवेश करने का इच्छुक था, और प्रवेश किया भी उन्होंने। पॉल एस बक गांधी के विषय में क्या कहते हैं कि गांधी अंतःकरण की आवाज थे। गांधी ने स्वयं कहा था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। यानी गांधी ने जो कुछ जीवन जिया, जिस रूप में जिया, वो उनके अंतःकरण की आवाज थी। उसमें कोई बनावटीपन नहीं था, कोई कृत्रिमता नहीं थी, कोई असहजता नहीं थी। उनके नैतिक मन ने, उनकी अंतरात्मा ने, जिस अंतरात्मा को वो ईश्वर की आवाज मानते थे कि हर व्यक्ति में ईश्वर का निवास है, इसलिए व्यक्ति की आत्मा पवित्र है, तो वो अपनी उस पवित्र आत्मा के अनुसार आचरण करने के पक्षधर थे, और स्वयं उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो या सार्वजनिक जीवन हो, राजनीति हो, उन सब में वही किया जैसा उनकी आत्मा ने उन्हें करने के लिए प्रेरित किया। तो इस तरह से अंतःकरण की आवाज थे वो। उनके सिद्धांतों में, कहने में और करने में कोई अंतर नहीं था। जो कुछ वो सोचते थे, जो कुछ कहते थे, उसी के अनुरूप आचरण भी करते थे। आज हम अक्सर ये देखते हैं कि बहुत से लोग कहते कुछ है और उनका आचरण
किसी और दिशा में जाता है। लेकिन गांधी के विचारों की खासियत यह है कि जो कुछ उन्होंने विचार दिया, उन विचारों को व्यावहारिक जीवन में उतारने की कोशिश की, व्यक्तिगत जीवन में उतारने की कोशिश की, सार्वजनिक जीवन में उतारने की कोशिश की। अगर सत्य और अहिंसा को आदर्श माना उन्होंने, तो अपने जीवन में, अपने आचरण में उन दोनों सिद्धांतों को उतारने की कोशिश की। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उनकी जो लड़ाई हुई, चाहे दक्षिण अफ्रीका में या भारत जैसे देश में, वो सत्य और अहिंसा के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित थी, जो उनके समस्त चिंतन का आधार है। इसके साथ साथ गांधी को नैतिक संघर्ष का अग्रदूत माना जाता है। यानी राजनीतिक संघर्ष के अग्रदूत तो वो थे ही। दक्षिण अफ्रीका में चाहे ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों के प्रति विभेद की नीति अपनाई जा रही हो, उसका विरोध करना हो, या फिर भारत जैसे देश में आकर यहाँ के राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करना हो, इन दोनों ही राजनीतिक संघर्ष के साथ साथ गांधी की लड़ाई नैतिक भी थी। यानी वो केवल राजनीतिक आजादी प्राप्त करने तक सीमित नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जो नैतिक मूल्यों पर आधारित हो, जो आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित हो। इसीलिए कहा गया कि उनकी लड़ाई केवल राजनीतिक नहीं थी, बल्कि उनकी लड़ाई नैतिक भी थी। नैतिक संघर्ष के लिए उन्होंने प्रयास किया, नैतिक संघर्ष में भाग लिया। गांधी के जो विचार हैं, खासतौर से राजनीतिक विचार, उनको जानने से पहले हम ये देखते हैं कि गांधी के चिंतन के प्रेरणा स्रोत कौन से थे। क्योंकि किसी भी चिंतक का, किसी भी दार्शनिक का जीवन और उसका विचार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी से प्रेरणा ग्रहण करता है जरूर, और गांधी के साथ भी ऐसा ही था। गांधी के प्रेरणा स्रोत बहुत सारे थे, और सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत भारतीय धर्म ग्रंथ थे, जिनमें गीता, रामायण, महाभारत, बौद्ध और जैन ग्रंथ प्रमुख थे। गीता से गांधी ने संघर्ष की शिक्षा ली कि कैसे सत्य और न्याय की प्राप्ति के लिए अगर हिंसा को अपनाना पड़े, तो गीता ये संदेश देती है कि वो अपनाना चाहिए। हालांकि गांधी व्यक्तिगत तौर पर अहिंसा के समर्थक थे, हिंसा के समर्थक नहीं थे, लेकिन गीता के इस भाव से वो बहुत प्रभावित थे कि सत्य और न्याय के लिए उठ खड़ा होना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। गीता का ये संदेश उन्हें बहुत प्रभावित करता है। इसके अलावा रामायण और महाभारत से भी वो बहुत प्रभावित थे, और रामायण के जो नायक है राम, उनके व्यक्तित्व से गांधी गहराई से प्रभावित थे। और यही वजह है कि जब उन्होंने एक आदर्श राजनीतिक समाज की बात कही, तो उसे राम राज्य का नाम दिया। ऐसा राम राज्य जो समतापूर्ण होगा, जो न्याय पर आधारित होगा, जिसमें किसी तरह का भेद नहीं होगा, जो वंचित लोगों के लिए कार्य करेगा, जिसमें उचित तरीके से श्रम विभाजन होगा, जिसमें शारीरिक श्रम का सम्मान होगा, और जिसमें अनावश्यक मशीनों का कोई स्थान नहीं होगा। तो इस तरह से रामायण से भी प्रभावित थे, वो भी उनका प्रेरणा स्रोत था। बौद्ध और जैन ग्रंथों से उन्होंने अहिंसा का सिद्धांत लिया। जैन और बौद्ध ग्रंथों में
अहिंसा पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है। व्यक्ति को अपने जीवन में अहिंसा का पालन करना चाहिए। गांधी का चिंतन पूरी आवाज तरह नहीं आ सत्य रही और है। अहिंसा। हाँ, आवाज नहीं आ रही है बेटे? मैम आ रही है सही। तो गांधी बौद्ध और जैन ग्रंथों से अहिंसा का सिद्धांत ग्रहण करते हैं और बाइबल से, खासतौर से सरमन ऑन द माउंट से वो बहुत प्रभावित थे। इस्लाम प्रेम की शिक्षा देता है, ऐसा मानते थे गांधी। तो सारे धर्मों का प्रभाव था गांधी के चिंतन पर, और यही वजह है कि हम देखते हैं कि गांधी के जन्म दिवस पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है। यानी गांधी एक ऐसे समाज के पक्षधर थे जिसमें सभी धर्मों के मूल्यों का सम्मान किया जाए, और आधारभूत रूप में सभी धर्मों के मूल्य चूंकि एक समान है, इसलिए पंथ को लेकर, धर्म को लेकर लड़ाई उचित नहीं है। किसी धर्म में श्रेष्ठता और हीनता का भाव नहीं लाया जाना चाहिए। गांधी ऐसा मानते थे। धर्म के नाम पर समाज को विभाजित करने का कार्य नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सभी धर्मों के जो मूल्य है वो एक जैसे हैं। सभी धर्म मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करना सिखाते हैं, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखना सिखाते हैं, न्याय सिखाते हैं, दया सिखाते हैं, करुणा सिखाते हैं। ये सभी धर्मों में निहित है। इसलिए धर्म को लेकर उच्चता और हीनता का भाव अनुचित है। धर्म को लेकर समाज को बांटना अनुचित है। तो गांधी एक धार्मिक व्यक्तित्व के धारी थे, और उनका ये धार्मिक व्यक्तित्व विभिन्न धर्मों से प्रेरणा ग्रहण करता है। इसके अतिरिक्त डेविड थोरू, जॉन रस्किन और टॉल्स्टॉय, इन विचारकों का भी प्रभाव था गांधी के चिंतन पर। रस्किन से उन्होंने श्रम की धारणा ली। जॉन रस्किन ने शारीरिक श्रम को महिमा मंडित किया है, और गांधी भी ये मानते हैं कि शारीरिक श्रम करने वाले का जीवन सबसे अच्छा जीवन होता है, क्योंकि वो अपना जीवन सम्मान के साथ जीने में सक्षम होता है। जब हम अपने जीवन के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं कि दूसरा हमारे लिए श्रम कर दे, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हमारा स्वाभिमान, हमारी आत्मनिर्भरता बाधित होती है। इसलिए गांधी कहते हैं कि जो लोग शारीरिक श्रम करते हैं, अपने श्रम के बल पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उनका जीवन ज्यादा सम्मानपूर्ण होता है। वो सम्मान के साथ जीने में सक्षम होते हैं, स्वाभिमान के साथ जीने में सक्षम होते हैं। तो बहुत सारे प्रभाव और प्रेरणा स्रोत थे गांधी के जीवन में, जिन्होंने गांधी के व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों ही व्यक्तित्व को निर्मित करने का कार्य किया। हालांकि गांधी के लिए व्यक्तिगत जीवन सार्वजनिक जीवन से भिन्न नहीं था, वो एक ही था। क्योंकि व्यक्तिगत जीवन में जैसा उन्होंने आचरण किया, सार्वजनिक जीवन में भी, राजनीति में भी पहुंचकर वो उन्हीं मूल्यों के लिए लड़ते रहे। उनका नैतिक संघर्ष जारी रहा। गांधी ने, चूंकि वो एक फिलोसफर नहीं थे, एक राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे, इसलिए बहुत सिस्टमेटिक ढंग से कोई राजनीतिक चिंतन किया हो उन्होंने, या कोई रचना लिखी हो राजनीतिक चिंतन के लिहाज से, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी हिंद स्वराज में हम देखते हैं कि उनके राजनीतिक विचार दिखाई देते हैं कि वो कैसे समाज की कल्पना करते थे। भारत राज्य का निर्माण किन सिद्धांतों के आधार पर करना चाहते थे। और ये पुस्तक भी कहते हैं कि समुद्र यात्रा के दौरान उन्होंने
जहाज पर यात्रा करते हुए लिखी थी 1908 में। गांधी ने एक आत्मकथा लिखी। उस आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। यानी जीवन में कब कब सत्य के साथ गांधी का टकराव हुआ और उसमें गांधी की प्रतिक्रिया कैसी रही, वो उसको कहते हैं कि ये सत्य के साथ उनका एक्सपेरिमेंट था, उनका पूरा जीवन, कि सत्य के मूल्य को, अहिंसा के मूल्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और इसके मार्ग में कौन कौन सी कठिनाइयां आती है, उन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने शांति और युद्ध में अहिंसा ये भी ग्रंथ लिखा, सर्वोदय की रचना की, गीता बोध की रचना की और आरोग्य की कुंजी 1942 में लिखा। तो ये गांधी के प्रभाव स्रोत थे और उनकी रचनाएं थी। अब हम अगली क्लास में देखेंगे कि गांधी के चिंतन का मूल आधार यानी सत्य और अहिंसा क्या है, क्योंकि इस दर्शन को समझे बिना, इन सिद्धांतों को समझे बिना गांधी के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन को नहीं समझा जा सकता।